आप तो मेरे सपनों के राजकुमार से भी ज्यादा गोरे और सुंदर निकले। मुझे तो लगता था कि मुझसे ज्यादा गोरा शायद कोई हो ही नहीं सकता, पर आपने तो सुंदरता में मुझे भी फेल कर दिया। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसकी बेटी रहती थी। वे बहुत गरीब थे और वो गरीब माँ सारा दिन सिलाई करके अपना घर चला रही थी। अम्मा, तुम हर समय काम करती रहती हो, आराम क्यों नहीं कर लेती? आराम के लिए वक्त कहाँ है बिटिया? तेरी शादी की तैयारियां भी करनी है। अमीर खानदान में तुझे ब्याहने जा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से करना होगा। पर अम्मा, हम इतने अमीर नहीं हैं, उनके सामने हम कहीं नहीं ठहरते। अगर उन्हें पता चल गया कि हम गरीब हैं तो क्या होगा? बेटा, हमें ये साबित करना है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। कोई नहीं जान पाएगा कि हम गरीब हैं। तेरी शादी अच्छी तरह से हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। पर अम्मा, हम कैसे छिपाएंगे? देख, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। कपड़े, गाड़ी, ज्वेलरी सब किराए पर मिलेगा। तेरे ससुराल वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ है ना, सब संभाल लेगी। इस तरह वो लाचार माँ अपनी बेटी को दिलासा देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शादी की तारीख पास में आ जाती है। वो गरीब माँ शादी की तैयारी शुरू कर देती है और अपनी बेटी के लिए किराए के कुछ कपड़े और गहने खरीद कर ले आती है। अम्मा, ये कपड़े कितने सुंदर हैं, पर क्या हमें ये सही में करना चाहिए? क्या ये धोखा नहीं है? बेटिया, ये कोई धोखा नहीं है, ये एक मजबूरी है। अगर हम अपनी असली हालत दिखा दे तो शायद तेरे ससुराल वाले तुझे अपनाए ही नहीं। ये सब कुछ तेरे अच्छे भविष्य के लिए है। पर कब तक ये छिपा रहेगा? जब तक जरूरत होगी, और एक बार जब तू ससुराल में अच्छे से जम जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। बस हमें ये दिखावा थोड़ी देर के लिए करना होगा। वो गरीब बेटी ये सब दिखावा करना नहीं चाहती थी, पर वो अपनी गरीबी के आगे मजबूर थी। अब ऐसे ही दिन निकलते गए और शादी का दिन आ गया। राधा उन किराए के कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। उस गरीब ने एक किराए की गाड़ी भी ले ली ताकि सबको अच्छा लगे। अब शादी अच्छे से हो गई थी। उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। देखो, हमारी बहू कितनी सुंदर और शालीन है, और उसकी माँ कितनी सभ्य और सजी धजी है। लगता है राधा का परिवार भी हमारी तरह अमीर है। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें एक संस्कारी और संपन्न परिवार से रिश्ता मिला है, जैसा हमने सोचा था। भगवान बस हमारे बेटे और बहू की जोड़ी को अब आगे ऐसे ही खुशहाल बनाए रखे। वो गरीब माँ दूर खड़ी ये सब सुन रही होती है और उसे ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि उसकी बेटी अब खुश रहेगी। अब शादी संपन्न होने के बाद राधा विदा होकर अपने ससुराल में आ जाती है। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। बिल्कुल चांद जैसी लग रही हो। कितना सुंदर घर है, बिल्कुल महल जैसा। मुझ जैसी गरीब लड़की ने कभी सपने में भी ये सब नहीं सोचा था। माँ ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज ये सब माँ की बदौलत है, लेकिन उनके अमीर होने का दिखावा कब खत्म होगा ये समझ नहीं आ रहा। क्या सोच रही हो बहू? चलो आओ, तुम्हारे कमरे तक ले चलती हूँ तुम्हें। उसके बाद राधा को उसके कमरे में ले जाती है। अब धीरे धीरे राधा बड़े घर के तौर तरीके से रहने लगती है, खुश रहती है। पर उसे हमेशा अपनी गरीबी का डर लगा रहता है कि इस बात का पता चल गया तो क्या होगा। एक दिन उसकी माँ एक किराए की गाड़ी लेकर अपनी बेटी से मिलने आती है। कैसी हो बहन जी? अच्छा किया आप यहाँ आ गई। बेटी की याद आ रही थी, उसकी ममता मुझे यहाँ खींच लाई। बहन, अरे आप ही की बेटी है, जब मर्जी मिलने आ सकती हो आप बहू से। चलो राधा बहू, तुम अपनी माँ को अपने कमरे में ले जाओ और वहाँ ढेर सारी बातें करो। ठीक है माँ जी। अम्मा, कब तक ये सब चलता रहेगा? मैं डरती हूँ कि कहीं कोई आपकी सच्चाई जान ना जाए। बेटी तू चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सब संभाल लूंगी। हर बार जब मैं तेरे ससुराल आऊंगी तब भी हमेशा सब कुछ किराए पर लेकर ही आऊंगी। किसी को तेरे गरीब माँ का पता नहीं चलेगा। लेकिन अम्मा, मैं हमेशा इस झूठ के साथ नहीं जी सकती। कुछ समय के लिए सब्र कर ले बिटिया। मैं बस तेरे अच्छे भविष्य के लिए ये कर रही हूँ। जब वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद राधा की माँ अपने घर चली जाती है और किराए के कपड़े और गाड़ी वापस कर देती, अपनी गरीबी में आ जाती है। यही है मेरी असली हकीकत। बेटी के घर अमीर और वैसे गरीब,
चलो अब देरी हो रही है, मालकिन के घर काम करने चली जाती हूँ, नहीं तो मालकिन गुस्सा करेंगी। उसके बाद राधा की माँ का ये अमीर गरीब वाला सीन कई दिनों तक चलता रहा। ऐसे ही एक दिन वो गरीब माँ फिर से अपनी बेटी से मिलने गई, पर इस बार वहां पर उसकी मालकिन आई हुई थी जो उनकी रिश्तेदार थी। अरे ये क्या, ये तो मेरी मालकिन है शोभा। इसको सब पता है, अगर इसने मेरी सच्चाई मेरी बेटी की सास को बता दी तो क्या होगा। उसके बाद विमला राधा की माँ को ऐसे महंगे कपड़ों में देखकर राधा की सास से कुछ कहती है, जिसके बाद उनको सब पता चल जाता है। सुशीला जी, ये क्या, आपने हमें धोखा दिया। आप गरीब हैं और हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। हमने आपको इतना सम्मान दिया और आप हमें झूठ में रख रही थी। अगर हमें पहले पता होता तो शायद हम ये शादी नहीं होने देते। अम्मा, ये क्या हो गया? आपने ये सब क्यों किया? मैंने आपको मना किया था ना, एक दिन ये झूठ पकड़ा जाएगा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने ये सब सिर्फ तेरे लिए किया राधा, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए। मुझे डर था कि अगर इन लोगों को हमारी गरीबी का पता चल गया तो वो तुम्हें अपनाएंगे नहीं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी सुशीला जी, हमें सच्चाई जानने का हक था। आपको हमें सब कुछ सच बताना चाहिए था। एक माँ गरीब वर्सेस अमीर इसीलिए बनी ताकि उसकी बेटी उसके ससुराल में खुश रहे, लेकिन मेरी ही वजह से आज सब खराब हो गया। अम्मा, मैं हमेशा यही सोचती रही कि कब तक ये सब छुपा रहेगा, और अब सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद सब लोग टेंशन में आ गए, पर राधा के सास ससुर ने एक निर्णय किया। सुशीला जी, आप जो कर रही थी वो गलत था, कि मंशा गलत नहीं थी। आप सिर्फ अपनी बेटी के लिए ये सब कर रही थी। हाँ, शायद हम भी आपके हालात में होते तो कुछ ऐसा ही करते। हमें गुस्सा तो है, पर हम समझते हैं कि एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। अम्मा, अब हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग हमें समझ चुके हैं। अब और कोई झूठ नहीं होगा, आज से हर बात में सच होगा। हाँ बिटिया, अब सब ठीक है। मैंने जो किया वो तेरे लिए किया। अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ कि सच्चाई सामने आ गई है। माया तो पागल हो गई है क्या? अरे दोनों माँ बेटी मुजरिम है, इनको तो जेल की हवा खिलानी चाहिए। 2 टके की नौकरानी अमीर वर्सेस गरीब का खेल खेल रही थी। अभी पुलिस को फोन करके इनको मजा चखाती हूँ। उसके बाद उसकी मालकिन फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगती है। इसने सुधा उसको एक थप्पड़ लगा देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार पर उंगली उठाने की? चली जाओ हमारे घर से, और दोबारा इस घर में कदम भी मत रखना। देख लूंगी इस फ्रॉड औरत को, जब दर दर की ठोकर खाएगी तो मेरे यहाँ नौकरी करने और मेरे तलवे चाटने आएगी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद घर का माहौल शांत हो जाता है। उसके बाद नारायण बोलता है, सुशीला जी, अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हमें आपकी सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमें गर्व है कि आपने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा त्याग किया। हाँ, अब आप मेरी बहन जैसी हैं। हमें ये भी समझ में आ गया है कि अमीरी गरीबी से बढ़कर रिश्तों की अहमियत होती है। उस दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और अब उस गरीब माँ को अमीरी का दिखावा नहीं करना होता है। सब अच्छे से रहने लगते हैं। दिल्ली शहर के एक घर में एक काली और एक गौरी बहनें रहती थी। असना, तू तैयार हो गई? चल आज दोनों एक साथ कॉलेज चलते हैं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझ जैसी लड़की के साथ कॉलेज जाऊंगी? उपासना, हम दोनों बहनें हैं। इसी चीज का तो दुख है कि हम दोनों बहनें हैं। एक बार तो खुद को शीशे में देख और मुझे देख। तुझ में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ये सुनकर काजल दुखी होकर कॉलेज के लिए चली जाती है। अब वासना भी मुंह बनाकर जाने लगती है तो उसकी माँ उसे रोक लेती है। अरे उपासना बेटा, तू बिना खाए कहाँ जा रही? और काजल को क्या हुआ? आज उसने भी खाना नहीं खाया, ऐसे ही चल पड़ी। होना क्या है, हमेशा की तरह साथ में चलने के लिए कह रही थी, और जब मैंने उसे उसकी हकीकत दिखा दी तो मुंह बनाकर चली गई। पता नहीं ये लड़की कब समझेगी। कितनी बार मैंने इसे कहा है थोड़ा मेकअप कर ले, क्रीम लगा ले, पर नहीं, इसे तो अपना काला रंग ही पसंद है। इससे तो मैं परेशान आ गई हूँ। ये दोनों ही साधना की सगी बेटी थी, पर साधना दोनों में ही फर्क करती थी। ऐसे ही कुछ समय बाद एक दिन दोनों बहनें कॉलेज जा रही थी।
वही सामने से एक बच्चा भी आ रहा था और सामने से एक गाड़ी आ रही थी। वो बच्चा सीधे जा रहा था। काजल जल्दी से उस बच्चे को अपनी ओर खींच लेती है और सड़क पर जो पानी था, कार की वजह उछलकर वो पानी वासना पर गिर जाता है। बेटा तुम ठीक तो हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, सामने से गाड़ी आ रही है। अगर अभी तुम्हें चोट लग जाती तो? उसका तो पता नहीं, पर आज ये साबित हो गया काजल कि मैं तेरे साथ कहीं आ जा नहीं सकती। तेरी वजह से और इस बच्चे की वजह से मेरे इतने महंगे कपड़े और मेकअप खराब हो गए। अब क्या मैं ऐसी हालत में घर जाऊंगी? अरे कोई बात नहीं उपासना यार, हम तेरे दोस्त हैं, कब काम आएंगे? तो हमारे साथ हमारे घर चल, हमारा घर यहीं पास में है। और वैसे भी जब तुम दोनों बहन एक साथ चलती हो तो लगता है कि दिन और रात एक साथ चल रहा है। काजल का वे सभी मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। बेचारी चुपचाप खड़ी सुनती रहती है। थोड़ी देर बाद वे सभी वहां से चली जाती है। वही पास में खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसे काजल बहुत पसंद आ गई थी। वो सीधा घर जाकर अपनी माँ को काजल के बारे में बताता है। माँ, उसका सांवला रंग और गोरा दिल देखकर मेरा दिल उस पर आ गया है। माँ, वो मेरी कॉलेज की ही है। आप प्लीज मेरा रिश्ता लेकर उसके घर चलो ना। अच्छा ठीक है बाबा, ले जाऊंगी उसका रिश्ता, पर पहले तू अपने एग्जाम तो क्लियर कर ले और अपने पापा की कंपनी संभाल ले, क्योंकि कोई भी माँ बाप बेरोजगार के हाथों में अपनी लड़की का हाथ नहीं देते। सही कहा माँ, अब तो मैं काजल को पाने के लिए दुगनी मेहनत करूँगा। विक्रम को काजल इतनी पसंद आती है कि वो हर समय उसी के बारे में सोचता है और कॉलेज में भी उसे ही देखता है। अब ऐसे ही कुछ समय बिता गया और उन सब की पढ़ाई खत्म हो गई। अब साधना भी अपनी बेटी में रिश्ता देखने लगी। विक्रम भी अब कंपनी को संभालने लगा और कुछ टाइम बाद अपनी माँ को लेकर काजल के घर गया। माफ करना जी, पर हमने आपको पहचाना नहीं। अब बहन भाई साहब, मैं विक्रम की माँ हूँ। विक्रम आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है, इसीलिए बिना बताए हम यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आ गए हैं। माफ करना बहन, पर मैंने अपनी उपासना का रिश्ता पहले ही सुनील बेटे से तय कर दिया है। कोई बात नहीं बहन जी, हमारी एक और बेटी है। अगर आप चाहे तो हम ये रिश्ता अब भी तय कर सकते हैं। भाई साहब, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। हम यहाँ उपासना के लिए नहीं बल्कि काजल का हाथ मांगने के लिए ही आए हैं। क्या काजल का? अरे काजल का रिश्ता सुनकर आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं? देखा है आपने लड़के को? कहाँ लड़का इतना स्मार्ट और कहाँ हमारी काजल। कोई मेल नहीं है इन दोनों का। अगर कल को हमारी बेटी को कोई दुख उठाना पड़ा तो? माफ करना बहन, आप चले जाइए, हमें कोई रिश्ता नहीं करना। आंटी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी काजल की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बस आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, फिर एक साथ आपके घर में 2 बारात आएंगी। विक्रम की अच्छाई देखकर सुरेश अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता भी कर देता, जिसके कुछ समय बाद दोनों बारात लेकर आ जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। अब काजल बहुत खुश थी और उपासना भी गौरा पति पाकर बहुत खुश थी। सुनील जी, आप तो मेरे सपनों के राजकुमार से भी ज्यादा गोरे और सुंदर निकले। मुझे तो लगता था कि मुझसे ज्यादा गोरा शायद कोई हो ही नहीं सकता, पर आपने तो सुंदरता में मुझे भी फेल कर दिया। उपासना, ये लो तुम्हारा नजरिया है, इसलिए मैं तुम्हें सुंदर दिखता हूँ, वरना हर कोई बस मेरा मजाक ही बनाता रहा है। लोगों के ताने और उनके मजाक सुनकर मैंने फैसला किया कि मैं खुद को बदल दूंगा, और मैंने खुद को बदल दिया। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, आप बहुत सुंदर हैं। अच्छा वैसे आप मुझे हनीमून पर कहाँ ले जा रहे हो? जहाँ तुम कहो। मैं तो कहता हूँ कि हम एक साथ डिसाइड करते हैं कि हम बाहर कहाँ घूमने जाएंगे, पर उससे पहले हम 5 स्टार होटल में चलते हैं एक साथ डिनर करने के लिए। क्या 5 स्टार होटल में? थैंक यू सो मच सुनील जी, मेरी जिंदगी में आने के लिए। उपासना सुनील जैसा गोरा और हैंडसम पति पाकर बहुत खुश हो रही थी, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। थोड़ी देर बाद सुनील अपना मेकअप उतार कर बाहर आता है तो उसका काला रंग और बदसूरत चेहरा उपासना के सामने आ जाता है। तुम्हारी जैसी बीवी पाकर मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अब मुझे इस मेकअप की जरूरत नहीं है। मैं अपने असली रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। ये आपको क्या हो गया? आप इतने काले बदसूरत कैसे हो गए? आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो ना?
उपासना, मैं क्यों तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? मैंने तुम्हें बताया था ना कि लोग मेरा मजाक बनाते थे क्योंकि मैं काला था और यही मेरा असली रंग है। और तुम तो मुझे दिल से प्यार करती हो, फिर तुम मेरे काले रंग को देखकर हैरान क्यों हो गई? नहीं, मैं एक काले इंसान की बीवी नहीं बन सकती। तुमने मुझे धोखा दिया है, दूर रहो मुझसे। उपासना सुनील का ऐसा बदसूरत चेहरा देखकर तिलमिला जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी शादी काले कलूटे बदसूरत के साथ कर दी और काजल की शादी इतने हैंडसम लड़के के साथ, जबकि हैंडसम लड़का मुझे मिलना चाहिए था, पर मुझे वो काला बदसूरत पति मिल गया। उपासना, ये तू क्या कह रही है? अगर दामाद जी सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। क्या खराबी उनके रंग रूप में? वो तुझसे भी ज्यादा गोरे और सुंदर हैं। माँ, मुझे भी अब तक यही लगा था जब तक उनका असली चेहरा नहीं देखा था, पर जब मेकअप उतार कर वो मेरे सामने आए तो उनका काला रंग देखकर मेरे होश उड़ गए। आपने मेरी शादी गलत लड़के से करवा दी। मैं अपने काले बदसूरत पति के साथ चलूंगी तो क्या कहेंगे लोग? गोरी को काला और काली को गोरा पति मिल गया। नहीं माँ, मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं आ रही हूँ आपके पास। उपासना अपने बदसूरत पति से परेशान थी, वही काजल के सारे दुख दर्द धीरे धीरे कम हो रहे थे। काजल, हम सिंगापुर जा रहे हैं घूमने के लिए। क्या? सिंगापुर? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अगर मैं आपके साथ चलूंगी तो लोग मेरे साथ साथ आपका भी मजाक बनाएंगे। तो बनाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझी? तुम अब चलो, पैकिंग कर लो, कल ही निकल रहे हैं हम। अब अगले दिन काजल अपने पति के साथ सिंगापुर चली जाती है और घूमते हुए अपने पति के साथ फोटो लेकर व्हाट्सएप पर लगाती है, जिसे देख उपासना और भी ज्यादा जलने लगती है। काश कि मेरी शादी विक्रम से होती। मैं इस काले सुनील को डिजर्व नहीं करती और ना ही विक्रम उस काजल को, पर फिर भी लंगूर के हाथ में अंगूर और मुझ जैसी सुंदर सी लड़की को ऐसा बदसूरत पति मिल गया। काजल को इतना ज्यादा खुश देखकर उपासना को गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना फोन तोड़ देती है। क्या हुआ उपासना, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपने काले रंग के बारे में नहीं बताया। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे काले लोगों से सख्त नफरत है और अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में एक पल नहीं रह सकती। उपासना, तुम ये क्या कह रही हो? माना कि मैं काला हूँ, पर मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम सिर्फ एक रंग के लिए मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सुनील उपासना को बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती और अपनी माँ के घर चली जाती है। और वही दूसरी ओर काजल अपने पति के साथ एंजॉय कर रही होती है और काजल अपने मायके आकर बैठ जाती है।